Assalamu alaikum जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें हम जनरल असेसमेंट तक कर चुके हैं। आज हम स्पेशल असेसमेंट को करेंगे। सेक्शन 70 से 73 तक रेलेवेंट सेक्शन है इसमें। सब सेक्शन 1 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 64 एंड 65 स्पेशल असेसमेंट मे बी मेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर्स इन द फॉलोइंग केसेस नेमली। अब यहाँ पे सेक्शन 70 में वो सिचुएशंस बता दी गई हैं जिनमें स्पेशल असेसमेंट की जाएगी। नंबर वन, व्हेन इट इज प्रपोज टू चेंज द फॉर्म ऑफ द असेसमेंट। जब असेसमेंट होने की फॉर्म चेंज हो गई है किसी भी लैंड की, फॉर इंस्टेंस पहले वो इरिगेटेड लैंड थी, अब वो इरिगेटेड लैंड नहीं रही, पहले कोई बैरन लैंड थी, अब वो उस पर काश्त शुरू हो गई है। सो इस सिचुएशन में स्पेशल असेसमेंट की जा सकती है। सेकेंडली, व्हेन लैंड्स आर सोल्ड, लीज्ड और ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट कोई लैंड को बेचेगी, उसको लीज पे देगी, उसको ग्रांट करेगी, तो उस सिचुएशन में स्पेशल असेसमेंट होगी। सी, व्हेन द असेसमेंट ऑफ एनी लैंड हैज़ बीन अनल्ड, यानी किसी भी लैंड की अगर पहले जो असेसमेंट हुई थी उसको अनल कर दिया गया हो, और द लैंड ओनर हैज़ रिफ्यूज टू बी लाइबल देयर फॉर, और या फिर तो लैंड ओनर जो था उसने रिफ्यूज़ कर दिया हो कि मैंने रेवेन्यू पे नहीं करना, एंड द टर्म फॉर विच द लैंड वाज टू बी मैनेज्ड बाय द कलेक्टर और हिज एजेंट और लेफ्ट इन फार्म हैज़ एक्सपायर्ड। तो अगर तो नल कर दी गई है, या फिर दूसरी सिचुएशन थी लैंड ओनर ने इनकार कर दिया रेवेन्यू पे करने का, उस सूरत में वो लैंड उस पर उसका पोजेशन ले लिया जाता है, और उस पे फिर अपॉइंट होता है कलेक्टर जो उस पे कास्ट वगैरह करता है, वो हम लास्ट में पढ़ के आए हैं। तो उस सिचुएशन में भी स्पेशल असेसमेंट की जा सकती है। डी, when assessment of land revenue require revision in consequence of action of water or sand or a calamity of the season or from any other cause, या फिर वो कह रहे हैं कि स्पेशल रिवीजन रिक्वायर हो। असेसमेंट पहले हुई है लेकिन दोबारा की जानी ज़रूरी है कि वाटर के कोर्स की वजह से, या फिर ज़मीन रेतली थी अब वो कल्टीवेबल होगी, इस सिचुएशन की वजह से, मौसम की वजह से, कुदरती आफात की वजह से, या किसी भी दूसरी इस किस्म की कोई वजह है जिसकी वजह से उसको रिवाइज करना ज़रूरी है। जो पहले असेसमेंट की गई थी वो ज़्यादा थी या कम थी, इसलिए भी स्पेशल ये असेसमेंट की जाएगी। E, when revenue due to government on account of pasture or other natural products of land, or on account of mills, fisheries, or natural products of water, or on account of other rights described in section 49 or section 50, has not been included in an assessment made under the foregoing provisions of this chapter। यानी हमने सेक्शन 49 और 50 पढ़े थे, वो माइंस और मिनरल से रिलेटेड था, यानी गवर्नमेंट के राइट्स हैं जिन लैंड्स पे वो बाद में आ गए हैं, उन पे फिशरीज की वजह से, मिल्स की वजह से, तो उसको पहले तो उस पर असेसमेंट हो चुकी है, लेकिन इन सिचुएशंस की वजह से अब उसको दोबारा रिवाइज किया जाना चाहिए, उस पर दोबारा असेसमेंट होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में स्पेशल असेसमेंट होगी। एफ, व्हेन वेस्ट एंड बैरन लैंड बिकम्स लाइबल टू पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। जब कोई वेस्ट लैंड थी, बंजर ज़मीन थी, वो अगर काबिल काश्त हो गई है, तो इस सिचुएशन में भी उस पे स्पेशल असेसमेंट की जाएगी। Next, subsection 2, the Board of Revenue may confirm any assessment made under this section। Obviously, Board of Revenue general assessment भी Board of Revenue ने confirm करनी है। हमने लास्ट वीडियो में उसको पढ़ा था। अब सेम लाइक यहाँ पे स्पेशल असेसमेंट जो होगी उसको भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही कंफर्म करता है। सबसेक्शन 3, the foregoing provisions of this chapter with respect to general assessment shall subject to such modifications thereof as the Board of Revenue may prescribe by executive instructions issued under the provisions of section 73। अब यहाँ पे ये सबसेक्शन 3 में कह रहे हैं ये जो प्रोसीजर सारा अडॉप्ट होगा स्पेशल असेसमेंट को करने के लिए, वो जो जनरल असेसमेंट वाला था उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन जो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है, रूल्स जो 73 में बनाएगी उसके अकॉर्डिंगली वही सारा प्रोसीजर थोड़ी मॉडिफिकेशंस के साथ अप्लाई होगा ये स्पेशल असेसमेंट को करने के लिए। तो 70 में सिंपल वो सिचुएशंस हमें बता दी गई हैं जिनमें स्पेशल असेसमेंट की जाएगी किसी भी लैंड की। नेक्स्ट सेक्शन 70 में फर्दर अमेंडमेंट्स की गई हैं, हर प्रोविंस ने अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से की है।
अब ये पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान 70 ए, बी, सी, डी इन सब में हर सूबे ने अपनी अमेंडमेंट्स की हुई हैं। अगर हम पंजाब में देखें तो 70 ए में वो क्या कह रहे हैं? Notwithstanding anything to the contrary in this act from Rabi 1982-83, every landowner of the categories mentioned below shall, in addition to the land revenue assessed under the provisions of Section 57 and 70, be liable to pay land revenue at the enhanced rate mentioned against each category. अब ये 70 मैं पंजाब वाली पढ़ रहा हूँ, इसमें ये कह रहे हैं कि 1982-83 उसकी रबी की फसल, साल में दो फसलें होती हैं, रबी की और खरीफ की। ये कह रहे हैं 82-83 की जो रबी की फसल है ना, उसके बाद से जितने भी लैंड ओनर्स की हम कैटेगरी बता रहे हैं नीचे, वो जो सेक्शन 56 में 57 में और सेक्शन 70 में ये असेस कर रहे हैं लैंड रेवेन्यू, उसके बाद एडिशन में भी उनको इन्हांस्ड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। अब ये इन्होंने कैटेगरी जो बताई है वो ज़मीन पे कितनी ज़मीन होगी तो 50% होगा, कितनी ज़मीन होगी तो 100% इन्हांस करके दिया जाएगा। देखें 50% increase on land revenue determined under the provisions of section 70, irrigated land exceeding 2.5 acres but not exceeding 2.5 acres, अनइरीगेटेड लैंड अगर होगी 5 एकड़ बट नॉट एक्सीडिंग 25 एकर्स, तो इस पे 50% 50% इंक्रीज के साथ लैंड रेवेन्यू जो है वो डिटरमिन किया जाएगा। फिर सेम लाइक 100% कब किया जाएगा इंक्रीज? जब इरीगेटेड लैंड हो 2.5 एकड़ बट 25 एकड़ से ज़्यादा ना हो, अनइरीगेटेड लैंड 25 एकड़ हो बट 50 एकड़ से ज़्यादा ना हो। फिर 200% इंक्रीज कब होगा? जब 25 एकड़ इरीगेटेड लैंड हो बट 50 एकड़ से ज़्यादा ना हो, अनइरीगेटेड लैंड है 50 एकड़ बट ये 100 एकड़ से कम हो। तो ये पूरा स्केल बताया गया है इस सेक्शन 70 ए में पंजाब का। अब सेम लाइक खैबर पख्तूनख्वा ने भी बताया है, बलूचिस्तान ने भी, सिंध ने भी। सो जिस भी सूबे में आप हैं वहाँ का लैंड रेवेन्यू आप पढ़ रहे हो तो उस हिसाब से आप इस स्केल को याद कर लीजिएगा कि इन्हांस्ड कितना लगना है। नेक्स्ट इज 70 बी, डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड ओनरशिप। अब इसमें भी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान इन सब ने अपने अपने हिसाब से बताया। अब ये डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड ओनरशिप, 1 acre ऑफ इरीगेटेड लैंड shall be reckoned as equivalent to 2 acres of unirrigated land। ये हम 56 ए में भी पढ़ के हैं एग्जाम्पशन के हिसाब से, 70 ए में भी वो ये बता रहे हैं कि ये जो हमने इन्हांस्ड भी लेना है या एग्जेम्प्ट करनी है, उसमें देख लें कि जो एक 1 एकड़ इरीगेटेड लैंड होगा वो 2 एकड़ अनइरीगेटेड लैंड के इक्वल होंगे, प्रोवाइडेड दैट इन कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट एरिया ऑफ द लैंड द कन्वर्जन इज मेड फ्रॉम अनइरीगेटेड लैंड टू इरीगेटेड लैंड। लेकिन ये शर्त ये बता रहे हैं कि ये जब हमने कैलकुलेट करना है तो हमने ये देखना है कि अनइरीगेटेड लैंड से इरीगेट लैंड में कितनी की गई है। बी, लैंड ओनर बाई ए लैंड ओनर, land owned by a landowner shall include all land owned by him, whether such land is situated wholly within the province or partly within or partly outside the province। वो कह रहे हैं कि ये जो हमने डिटरमिन करनी है ना ओनरशिप के लिए, इसके लिए किसी मालिक की, किसी लैंड ओनर की जो जो भी ज़मीन है, चाहे वो सूबे में है, चाहे सूबे से बाहर है, चाहे पार्टली सूबे में है, चाहे पार्टली सूबे के बाहर है, वो सारी कंक्लूड होंगी, इंक्लूड होंगी एक्सेप्ट द फॉलोइंग। लेकिन फॉलोइंग ये एग्जाम्पशन है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगी। लैंड डिस्क्राइब्ड इन क्लॉज बी, सी एंड डी ऑफ सेक्शन 59, ये इंक्लूड नहीं करनी। सेकेंडली, शेयर इन शामलात ऑफ अ विलेज वेयर द टोटल एरिया ऑफ सच शामलात डज नॉट एक्सीड 25 एकड़। शामलात दे अगर उसमें किसी की मलकियत है और वो 25 एकड़ से ज़्यादा है तो वो हमने इंक्लूड नहीं करनी। लैंड ओनर, अच्छा सी में अब बता रहे हैं, ये दो इन्होंने बता दी कि जो ऊपर वो बता रहे हैं ना भाई सूबे में है, सूबे से बाहर है, उसमें ये दो एग्जाम्पशन आ गई हैं। लैंड सी, लैंड ओनर शेल इंक्लूड अ पर्सन। अब कौन सा पर्सन लैंड ओनर माना जाएगा वो इसमें बता रहे हैं। नंबर 1, हु इज एन अलॉटी गारंटी ऑफ एनी लैंड अंडर एनी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट अंडर विच सच अलॉटमेंट ऑफ ग्रांट इज टू मैच्योर इनटू ओनरशिप। कोई भी अलॉटी भी है, ग्रांटी भी है, वो इंक्लूड होंगे लैंड ओनर में। हु हैज़ मॉर्गेज्ड हिज लैंड और एनी पोर्शन देयर ऑफ। कोई भी ऐसा पर्सन जिसने अपनी कोई ज़मीन अगर मॉर्गेज भी किया ना तो वो भी लैंड ओनर कंसिडर होगा। हु हैज़ परमानेंट राइट्स एंड इंटरेस्ट इन लैंड।
कोई भी ऐसा बंदा जिसका परमानेंटली किसी लैंड में राइट है या कोई इंटरेस्ट है, वो माना जाएगा एज लैंड ओनर। ये 70B पंजाब का मैंने पढ़ा है। इसके अलावा सिंध वालों ने अपना इसमें बताया हुआ है, केपीके वालों ने अपना बताया हुआ है। अच्छा 70C, अब ये इंफॉर्मेशन अबाउट इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ ओनरशिप, यानी जो भी इंक्रीज होगी उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देनी है। ये मैं पंजाब के अमेंडमेंट पढ़ रहा हूँ। नंबर 1 सब सेक्शन 1 है इसका, अ पर्सन हु आफ्टर द 10th डे ऑफ नवंबर 1975, 10 नवंबर 1975 के बाद कोई भी ऐसा पर्सन एक्वायर्स लैंड और इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ हिज ओनरशिप, उसकी कोई उसने ज़मीन खरीदी है, किसी भी तरीके से उसके पास आई है, उसकी ओनरशिप बढ़ गई है, and by such acquisition owns land in more than one patwar circle, whether such land is situated within the province or partly within the province or outside the province, shall inform such authority within such time, in such manner and form as Board of Revenue may by notification specify in this behalf। किसी भी बंदे की कोई भी अगर उसने ज़्यादा कोई ज़मीन खरीदी है, उसकी ओनरशिप में ज़्यादा ज़मीन आ गई है, तो उसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है कि भई अब मैंने ये भी ज़मीन खरीद ली है, अब मेरी ज़मीन ज़्यादा हो गई है, ये ड्यूटी है। ये मैं पंजाब वाली अमेंडमेंट पढ़ रहा हूँ। इसके बाद सब सेक्शन 2, a landowner who fails without reasonable cause to comply with the provision of subsection 1 or rules or order made thereunder or willfully furnishes incomplete or false information shall be deemed to have committed an offence under this provision of subsection 2 of section 24A। कह रहे हैं कि अगर तो किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि उसने कोई ज़्यादा ज़मीन खरीद ली है या गलत इन्फॉर्मेशन दी, कुछ भी उसने ऐसा किया, तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा अंडर सेक्शन 54A सबसेक्शन 2, और उसके लिहाज से उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। अब खैबर पख्तूनख्वा का भी इसमें है 70D। अब ये मैं पंजाब अमेंडमेंट पढ़ रहा हूँ। इसमें कह रहे हैं चेंज इन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पशन और असेसमेंट कि उनमें कोई चेंज वगैरह हो, कोई पर्सन एग्रीव्ड हो, तो वो क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन देगा असिस्टेंट कलेक्टर को। इस किस्म की बातें इसमें लिखी हुई हैं। सब सेक्शन 1, एनी लैंड ओनर एंटाइटल्ड टू एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 56 और 56A फ्रॉम द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, कोई भी ऐसा लैंड ओनर है जिसको एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए सेक्शन 56 में या सेक्शन 56A में, और रिडक्शन इन द लैंड रेवेन्यू चार्जेबल अंडर सेक्शन 78, या उसको रिडक्शन होनी चाहिए, उसको ज़्यादा लैंड रेवेन्यू चार्ज कर दिया गया अंडर सेक्शन 78, हु हैज़ नॉट बिन ग्रांटेड सच एग्जेम्पशन और रिडक्शन और लैंड ओन्ड एग्रीव्ड बाय द categorization of his land under section 70A may at any time make an application in such form and manner as may be specified by the Board of Revenue to the assistant collector। किसी को भी ये 70A के अंडर उसकी कोई कैटेगरी गलत थी, उसको एग्जेम्प्ट करना चाहिए था उसके लैंड को, वो नहीं किया जा रहा, कोई ज़्यादा उससे लैंड रेवेन्यू चार्ज कर लिया गया, इन सारी सिचुएशंस में वो असिस्टेंट कलेक्टर को एक एप्लीकेशन देगा। नंबर 2, on receipt of such application the assistant collector shall cause a notice on the application to be served on the person or on whom the liability to pay the land revenue may dissolve, यानी वो नोटिस इशू करेगा जो भी कंसर्न पीपल होंगे। ऑब्वियसली एक दफ़ा एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो दूसरे को भी बुलाया जाता है, उससे भी सुना जाता है, तो वो ये इसमें बता रहे हैं। सब सेक्शन 3, अच्छा 2 में and after holding such inquiry as he consider necessary shall pass order setting forth with the reasons thereof। नोटिस इशू करेगा, फिर दोनों पार्टीज को सुनेगा, उसके बाद फिर उसको जो लगता है वो उस किस्म का ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर्स में उसने रीजनिंग भी देनी है। सब सेक्शन 3, विदाउट prejudice to the provisions of subsection 1 and 2, the assistant collector shall have the power to hold an inquiry and pass appropriate orders। वो इंक्वायरी भी करेगा, अप्रोप्रिएट ऑर्डर भी पास करेगा। if on receipt of any information or otherwise he is of the opinion that the landowner who is liable to pay the land revenue is not paying the, अगर उसको लगता है कि कोई बंदा लैंड रेवेन्यू पे करना था वो नहीं कर रहा, तो वो इंक्वायरी करने के बाद उसको ये कर सकता है कि भाई आप पे करो लैंड रेवेन्यू। Provided that before passing final order he shall give 15 days notice to the person likely to be affected by such order for affording him an opportunity of being heard। 15 दिन का उसको नोटिस देगा कि भाई आ जाओ, आप पे लैंड रेवेन्यू बनता है, आप पे नहीं कर रहे हो, उसको सुनने के बाद वो फाइनल ऑर्डर पास करेगा। अच्छा सब सेक्शन 4, इन एक्सरसाइजिंग हिज पावर अंडर सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3 द असिस्टेंट कलेक्टर शैल
Number one, not question the correctness or validity of registered deed or any mutation sanctioned in accordance with law relating to transfer of land. जब भी ये वो इंक्वायरी वगैरह करेगा सब सेक्शन 2 और 3 में, तो वो कोई भी अगर कोई रजिस्टर्ड डीड है जिसको आम जुबान में हम रजिस्ट्री कहते हैं, या कोई भी इंतकाल वगैरह, उसकी वैलिडिटी, उसकी करेक्टनेस को वो चैलेंज नहीं करेगा। अगर कोई बंदा रजिस्ट्री लेके आ गया तो फिर वो उसको मान के चलेगा कि ये भाई ठीक ही होगी। बी, फॉलो सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन द प्रोसीजर एज मे बी लेड डाउन बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफाइड इन। तो जो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का प्रोसीजर उसमें बताया गया वो उसको फॉलो करेगा। ये 70D था। ऑब्वियसली कोई भी बंदा एग्रीव्ड है, ये जो स्पेशल असेसमेंट हो रही है इसमें उसकी कैटेगरी ठीक नहीं रखी गई, उसको ज़्यादा चार्ज कर दिया गया, उसकी लैंड एग्जम्प्ट होने चाहिए थी, तो वो असिस्टेंट कलेक्टर के पास चला जाए, वहाँ पे एप्लीकेशन दे दे, उस पर उसको सुना जाएगा, इंक्वायरी होगी, उसके बाद वो फैसला करेगा। 71, पावर टू मेक रूल्स। अब ये रूल्स इस सारे प्रोसीजर से रिलेटेड किसने बनाने हैं? ऑब्वियसली गवर्नमेंट कौन सी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 72 फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स प्रेस्क्राइबिंग। रूल्स किससे रिलेटेड बनाने हैं? नंबर वन, द मेथड बाय विच द एस्टिमेट ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ द नेट एसेट ऑफ एन स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट शैल बी मेड। इससे रिलेटेड वो रूल्स बनाएगा। द मेथड बाय विच असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू शैल बी मेड, जिस तरीके से असेसमेंट की जानी है। द प्रिंसिपल्स ऑन विच एग्जाम्पशन फ्रॉम असेसमेंट शैल बी अलाउड फॉर इम्प्रूवमेंट्स। एग्जाम्पशन जो कि सॉरी, द प्रिंसिपल्स ऑन विच एग्जाम्पशन, ऐसे प्रिंसिपल जिनकी बुनियाद पे एग्जाम्पशन असेसमेंट से एग्जाम्पशन के अलाउ की जाएगी वो बनाए जाएंगे। द मैनर इन विच असेसमेंट शैल बी अनाउंस, जिस तरीके से असेसमेंट को अनाउंस करना है वो बताया जाएगा। द मैनर इन विच द रेट ऑफ असेसमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 61। तो ये किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, इससे रिलेटेड रूल्स भी गवर्नमेंट ने बनाने हैं। 72, प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन मेकिंग रूल्स, के ये रूल्स बनाने में, ये 71 हम सेक्शन में पढ़ के आ रहे हैं, इसमें जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाने हैं उससे रिलेटेड क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। बिफोर मेकिंग एनी रूल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 71, गवर्नमेंट शैल इन एडिशन टू ऑब्जर्विंग द प्रोसीजर लेड डाउन इन सेक्शन 22 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान जनरल क्लॉजेस एक्ट पब्लिक, यानी ये रूल्स बनाने से पहले इनको पब्लिक किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, कोई बंदा इफेक्ट हो रहा है तो भी आ जाओ आप। 73, पावर टू इशू इंस्ट्रक्शंस। गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये दोनों के पास है विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ may for the guidance of revenue officers from time to time issue executive instructions relating to all matters। तो इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये गवर्नमेंट भी इशू कर सकता है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कर सकता है। देखें ये स्पेशल असेसमेंट बहुत इजी टॉपिक था लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में इसमें ये पूछा जाता है, अगर आप पंजाब में हैं तो ये 70 में जो इन्हांस्ड है ये किस स्केल के साथ किया जाता है, सिंध में पूछा जा सकता है, बलूचिस्तान। तो ये सेक्शन 70 बड़ा इंपॉर्टेंट है, किन सिचुएशंस में स्पेशल असेसमेंट होती है ये सेक्शन 70 इसमें बताया गया है। प्रोसीजर जो इसका असेसमेंट करने वाला कि कैसे की जाएगी वो सारा जो जनरल असेसमेंट वाला है वही अडॉप्ट होता है, यहाँ पे स्पेशल बस ये ख़ास किस्म के सर्कमस्टांसेस हो जो 70 में बताए गए हैं उनमें ये स्पेशल असेसमेंट की जाती है और किसी ख़ास पर्टिकुलर एरिया की जाती है। ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं था, इजी है। बहरहाल ये आपको अपने सूबे के हिसाब से जो सेक्शन 70 में अमेंडमेंट्स है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।